और साथ थोड़ा सा हमारा डायबिटीज का रह गया था, अगर कोई स्पेसिफिक बात खास उसके अंदर थोड़ी थोड़ी यही बात थी। आई रिमेम्बर कि आप लोग उसके लिए कंसर्न थे अबाउट द इंसुलिन, एंड देन यू वर मोर कंसर्न्ड अबाउट थोड़े थोड़े सिनेरियोज। अगर कहते हो तो वो कर लेते हैं पहले, क्या ख्याल है? या फिर एपीएलएस सायरा आई हुई है? जी मैम, मैं हूँ। अच्छा, इधर ही हूँ। चलो, अगर डॉक्टर सायरा भी आई हुई है तो केस कर लें, क्या ख्याल है? हम पहले डायबिटीज कर लें, इसको ठीक है, सॉर्ट आउट। डायबिटीज का कर लेते हैं। कोई इतने वो नहीं है मुश्किल बात। उसके अंदर देखो, एक जो लास्ट टाइम मुझे याद है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, वो पेशेंट शायद डायरिया के साथ या कुछ, तो किसी ने उसको डीके और पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिया था। तो उस पे मैंने सबसे पहले आपको यही कहा था कि बिल्कुल भी डायरेक्ट डीके और उसके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीके इज समथिंग वेरी वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। कि वो पेशेंट उस पे है, टाइप 1 डायबिटीज की है, और उसकी प्रेजेंटेशन इधर शी प्रेजेंट्स विद वॉमिटिंग एंड डायबिटी एंड डायरिया एंड देन वेरी हाई शुगर लेवल्स, जिसके बाद उसमें आप थोड़ा सा सस्पेक्ट कर सकते हो डीके के लिए। लेकिन फिर यू हैव टू आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशंस आल्सो ना। फिर सिर्फ उस पे ही बात खत्म नहीं हो जाएगी, और बिल्कुल थोड़ी सी आउटलाइन आपको आनी चाहिए डीके की, थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी और थोड़ी सी आउटलाइन, अगर बात चली ही जाए उस तरफ। वरना तो वरना बिल्कुल आपको उसको करने की, डीके पे जाने की जरूरत नहीं है। डीके के कोई कोई बताना चाहेगा, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कोई चीज? हाँ, डीके में दो तीन बातें ही होती हैं। अगर बात हो ही गई है उसकी, वैसे तो हमें इतनी कोई खास जरूरत नहीं इसके ऊपर भी ज्यादा। इसके अंदर आपने एक तो पेशेंट की रिहाइड्रेशन का देखना होता है, बिकॉज सच पेशेंट्स आर डिहाइड्रेटेड, क्योंकि वो ऑस्मोलर प्रेशर डिफरेंशिएशन की वजह से, सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, बिकॉज वो इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड आउटवर्ड फ्लो कर जाता है। शी हैज मोर ऑफ पॉलीयूरिया, और उसकी वजह से भी वो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट आ जाता है, एंड देन शी हैज मोर ऑफ द वॉमिटिंग्स। तो उसके अंदर आपने फ्लूइड डेफिसिट को रिप्लेस करना, 4 पॉइंट्स बस याद करने होते हैं। फ्लूइड डेफिसिट को रिप्लेस करना होता है, पोटेशियम लेवल को रिप्लेस करना होता है अकॉर्डिंग टू द सीरम पोटेशियम लेवल्स, और उसके अलावा आपने शुगर को कंट्रोल करना होता है। और लास्टली आपने कोई उसका ऐसा फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर ठीक करना होता है। तो बेसिकली आपने उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करना है, शुगर मॉनिटर करनी है, और रिहाइड्रेट करना है, इंसुलिन पंप ऑफ कोर्स उसको साथ देना है। तो बेसिकली तो उसमें ये तीन चार चीजें ही होती हैं जिसमें जो आपने करनी होती हैं। और इन्वेस्टिगेशंस तो आपको पता ही है कि कीटो एसिडोसिस में होता है पेशेंट। इसमें आपने पोटेशियम सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लो, एबीजीज भी कराओगे, और कीटोन्स भी, स्पेशली यूरिन के अंदर कीटोन्स, और जरूर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बस पूरा टोटल यही है, ठीक है, इससे ज्यादा पता करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके अलावा और क्या डायबिटीज के अंदर डिलीवर कब करना है, इसमें हमारी थोड़ी सी बहस हो रही थी। somebody was saying that पुरानी गाइडलाइन में 39 वीक्स है, somebody was saying that no, if she is just pregnancy related diabetes and not the chronic diabetic patient, तो फिर हम इसको 40+6 तक भी लेके जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो नाइस गाइडलाइन है वो तो 40+6 तक कहती है अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज को। लेकिन जो बाकी गाइडलाइंस है, जिसमें अमेरिकन गाइडलाइंस और वो सब भी आता है, तो वो 39 वीक्स पे अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज कहती है। तो इफ वी आर फॉलोइंग नाइस, तो फिर हम नाइस को ही कर लेंगे। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, यानी पॉलीहाइड्रोएमनियोस है या मैक्रोसोमिया वगैरह है, तो फिर आप उसको 38 वीक्स पे कर रहे हो। तो अब नाउ इट डिपेंड्स के, लेकिन इट्स वी कैन फॉलो नाइस गाइडलाइंस इफ शी इज जस्ट gestational diabetes which is controlled on diet or glucophage, but there is no other related complication, so we can take her to 40+6 weeks। ठीक है ना? बट इफ शी इज chronic diabetes हमने उस चीज के साथ डिस्कस नहीं किया था। chronic diabetes मीन्स कि उसको बिफोर प्रेगनेंसी डायबिटीज थी, तो फिर हम उसको कब डिलीवर करेंगे? अकॉर्डिंग टू नाइस 37 to 38 वीक्स। ठीक है ना? मैडम, मैं एक चीज ऐड करूँ? जरूर डॉक्टर साहरा। मैडम, मैंने आज एसओजीपी की गाइडलाइंस पढ़ी हैं। हम्म। उसमें है कि आप अगर शेयर भी कर लेना ग्रुप में। हाँ जी। कोई कॉम्प्लिकेशन हो, लाइक पोली या मैक्रोसोमिया है, तो ठीक आप है। 37 वीक्स के बाद उसे डिलीवर करवा दें।
कोई ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज। अगर डायबिटीज कोई भी डायबिटीज है जो कि इंसुलिन पे कंट्रोल्ड है या उसके लिए ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ले रहे हैं, तो उसे हम्म 38+6 पे, मतलब उन पे कंट्रोल्ड है ओरल या उस पे, तो 38+6 पे करें। ठीक है। और अगर जो है पेशेंट डाइट और एक्सरसाइज पे कंट्रोल है तो 40 to 41 वीक्स नाइस कहती है, 40 कंप्लीटेड 40 + वीक्स। 6, हाँ। जी 40+6 तो वही नाइस बात हुई, कहती है। एक ही बात और हो गई। जी मैम। दिस इज और वेरी गुड, आई थिंक ये बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर लेने वाली बात है, क्योंकि ये बात ठीक भी लगती है। जब हम लोग एग्जाम देख रहे थे बहुत साल पहले, तब हम भी इसी तरह तैयारी किया करते थे कि इफ पेशेंट इज ऑन इंसुलिन देन बेटर नॉट टू टेक हर बियॉन्ड 38 वीक्स। इफ शी इज जस्ट ऑन डाइट और ग्लूकोफेज, हमारे वक्त में तो 40 + 6 पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, डायबिटिक्स को लेके थे, हम 39 तक लेके जाते थे। बट दिस इज राइट, इफ इट्स जस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज देन वी कैन टेक हर टू 40 + 6। ये बिल्कुल मान जाने वाली बात है और बड़ा एलैबोरेटेड तरीके से इसमें बताया हुआ है। जैसे अभी डॉक्टर सायरा ने भी बिल्कुल क्लियरली बताया है। इट्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इफ शी इज हैविंग पॉलीहाइड्रोएमनियास और शी इज हैविंग मैक्रोसोमिया, देन शी कैन बी डिलीवर्ड एट 37 वीक्स। और 37 to 38 वीक्स वैसे होता है, क्योंकि पॉली में तो कई दफा कहते हैं 38 तक भी ले जाओ विद मॉनिटरिंग। But again, if she is on insulin, 38 + 6 means actually 39 weeks या completely 38 weeks। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक ये बड़ा मान जाने वाला आंसर है। डॉक्टर एक सवाल पूछना था आपसे। जी डॉक्टर माँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर मुझे पूछना था, एग्जाम में पूछा था कि पेशेंट रेगुलर ले रही है 16 यूनिट टीडीएस और एनपीएच है 12 यूनिट टीडीएस, लेकिन उसकी शुगर उस पर भी कंट्रोल नहीं है, उसकी 280 260 और 200 आ रहे हैं ब्लड शुगर लेवल। तो कैसे कंट्रोल करेंगे फर्दर, कैसे इंक्रीज करेंगे डोज? देखो अगेन, ये हमने शायद पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि दे विल गिव यू द ब्लड लेवल मॉनिटरिंग चार्ट। उसके अंदर आपने टाइम के हिसाब से देखना है कि किस टाइम पे उसकी शुगर 280 आ रही है, 260 आ रही है। आपने उसकी सबसे पहले डाइट को मॉडिफाई करना है। शी इज नॉट टेकिंग करेक्ट डाइट। अगर इतनी हाई लेवल इंसुलिन भी जा रही है, ऑब्वियसली इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हर वेट, बट अगेन अगर वो इतनी ज्यादा यूनिट्स ले रही है इंसुलिन के, बट इवन देन उसके ब्लड शुगर लेवल्स आर रीचिंग मोर देन 280, और मतलब इतने ज्यादा लेवल्स हैं, तो इट मींस कि शी इज नॉट हैविंग करेक्ट डाइट। तो आपने एक तो डाइट को, उसके अलावा आपने उसको बताना है, बेशक वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वॉक तो वो फिर भी कर ही सकती है ना, तो आपने उसको एक्सरसाइज पे एम्फोसाइज करना है, आपने उसकी डाइट का देखना है, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली इंसुलिन लेवल्स को इन्हीं को ही बढ़ाएंगे ऑफ कोर्स, जो वो ले रही है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक भी देख लेंगे कि ग्लूकोफेज या कुछ ऐसा ले रही है या नहीं, एंड देन आप उसके इन्हीं लेवल्स को बढ़ाओगे जो ये ऑलरेडी ले रही है। डॉक्टर एनपीएच भी बढ़ा देंगे, टीडीएस ले रही है वो। हाँ, नहीं एनपीएच तो टीडीएस नहीं ले रही ना, रेगुलर वो टीडीएस ले रही है और एनपीएच एचएस ले रही है। तो आप नहीं डॉक्टर, टीडीएस ले रही है, एनपीएच भी उन्होंने कहा था। एनपीएच टीडीएस का कोई पॉइंट नहीं बनता ना। देखो हर चीज को देने का एक तरीका होता है। एनपीएच इज लॉन्ग एक्टिंग एक्चुअली, आइदर यू कैन गिव इट, चलो अगर ये बीडी में भी ले रही हो तो बात मान ली जाए। टीडीएस पे क्या फायदा है, 8 आवर्ली एनपीएच का क्या तुक है। एटलीस्ट या तो रात में एनपीएच हो और सुबह दोपहर शाम उसकी रेगुलर हो, और साथ में उसकी ग्लूकोफेज एडेड हो। अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोफेज हम 1 ग्राम बीडी कर देते हैं और रेगुलर वो 16 यूनिट्स टीडीएस ले रही है और एनपीएच वो 12 यूनिट्स एट नाइट ले रही है, तो फिर आप उसको रेगुलर को ही अकॉर्डिंग टू, वेट पे भी डिपेंड करता है, देन अगेन डाइट एंड एवरीथिंग। उसके रेगुलर उसके बड़ा मे बी आप 20 कर दो, एनपीएच भी उसके बढ़ा दो, बिकॉज 280 इज टू हाई, तो यू कैन टेक इट टू 18 यूनिट्स ऑल्सो, और फिर आप अकॉर्डिंगली मॉनिटर करो विद डाइट एक्सरसाइज एंड दिस मच अमाउंट ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोफेज, और फिर आप देख लो कि किस तरीके से उसके आ रहे हैं वैल्यूज। थैंक यू डॉक्टर। और ये भी देख लेना है कि अगले पिछले दिन में उसको टेक्सा तो नहीं मिला हुआ। ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने जानबूझ के एनपीएच वो ना उसे टीडीएस में जा रही हो, हालांकि बिकॉज वो तो एनपीएच का तो ये है कि लॉन्ग एक्टिंग है ना, तो और आप वो जस्ट टू सी कि आपको क्या रिजीम पता है इसकी। ठीक है, तो आपको आपने वही बोलना जो आप कर रहे हो इन प्रैक्टिस वार्ड्स में भी। एक्सक्यूज मी मैम। ओके जी हम ये ग्लूकोफेज कितनी मैक्सिमम दे सकते हैं? देखो ग्लूकोफेज जो है ना, ऑब्वियसली ग्लूकोफेज आप टीडीएस में भी दे सकते हो। देर इज नो एक्चुअली सच लिमिट के कहते हैं कितने, 1 ग्राम टीडीएस इज आई थिंक द मैक्सिमम डोज दैट कैन बी गिवन विद मील्स। इससे ज्यादा क्या, अब हम 2 2 ग्राम्स तो नहीं देंगे ना।
However, जो बिकॉज ग्लूकोफेज इटसेल्फ भी लेना कोई इतना आसान वैसे नहीं है, बट अगेन 1 ग्राम टीडीएस आप दे सकते हो पेशेंट को, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन अगर ऑब्वियसली ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पे अगर एक मरीज को 1 ग्राम टीडीएस की जरूरत पड़ गई है, तो डेफिनेटली उसको अगर आप कुछ यूनिट रात को लॉन्ग एक्टिंग ही सिर्फ भी स्टार्ट कर दो, तो वो मतलब ऑब्वियसली विल कम अप विद द नीड ऑफ इंसुलिन। बट 1 ग्राम टीडीएस से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। मैडम एक क्वेश्चन ये है, जी एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 32 वीक्स के बाद क्यों नहीं करते, 32 to 34 वीक्स के बाद। हमारे पास अक्सर पेशेंट डायबिटिक आते हैं जो एंड पे बिल्कुल आते हैं, हम उनमें ओजीटीटी नहीं करते, क्यों नहीं करते ओजीटीटी एंड पे? देखो, इट्स नॉट नेसेसरली ये कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जैसे हम HbA1c में तो कहते हैं ना कि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मे बी उसकी इतनी सेंसिटिविटी नहीं रहती। सेकेंडली ये कि अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। 32 और 34 वीक्स के ऊपर जाके जो OGTT करना है, वो अगर आप 1 आवरली शुगर कर लो तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा। देखो, डेक्सा के लिए OGTT सिर्फ 32 वीक्स पे कराने का मकसद तो ये है ना कि OGTT वो डेक्सा हमने देना है। OGTT है क्या? बेसिकली इट्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये वो टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग से बढ़ के फिर आगे आ जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की कुछ इंडिकेशंस होती हैं और वो बेस्ट डिसाइड किया जाता है 24 to 28 वीक्स पे, अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर्स। जिस मरीज का रह गया फॉर एग्जाम्पल वही 32 वीक्स तक आया ना, वरना तो हमें अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर्स मैक्सिमम 28 वीक्स तक हम फैसला कर चुके होते हैं कि OGTT कराना है या नहीं। लेकिन तो आप अगर 32 वीक्स पे करना है तो आप डायरेक्ट एक्सा दे के भी उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो शुगर की। या फिर अगर आपको OGTT की 32-34 वीक्स पे जाके फॉर एग्जांपल याद आ ही गया, तो वो तभी याद आया कि अगर आपको पहले कोई मैक्रोसोमिया लग रहा है या पॉली लग रहा है, तो उसमें OGTT से बेहतर है कि आप उसके शुगर लेवल्स मॉनिटर करो और आप उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। बट हाउ एवर इफ यू गेट अ पेशेंट इन OPD जिसका पहले कुछ भी नहीं हुआ हुआ और अब उसका रिस्क फैक्टर है एंड शी इज एट 32 वीक्स एंड यू नीड टू डिसाइड कि आपने इसको डेक्सा देना है या नहीं, उसके लिए अगर आप एक जो OGTT कराना चाह रहे हो क्योंकि उसके आपको रिस्क फैक्टर्स लग रहे हैं, बट हर OGTT वाज मिस्ड प्रीवियसली एट 28 वीक्स में बिकॉज वो आई नहीं आपके पास पहले, चेकअप नहीं हुआ उसका, तो फिर आप उसका OGTT करा सकते हो। ऐसी कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है। लेकिन यस, यू नीड टू नो कि OGTT है कि इट्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट्स नॉट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की कुछ इंडिकेशंस होती हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि वो किस में अर्ली कराना है, किस में 24 से 28 वीक्स पे कराना है, जो कि हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ और आपको 32 एक बुक्ड पेशेंट में 32-34 वीक्स पे लग रहा है कि इसको होना चाहिए था, तो इस मीन्स के कोई अब रिस्क फैक्टर डेवलप हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल macrosomia या poly या something like that, and now you think then obviously then you cannot get GTG done, instead आप sugar levels monitor करके treat करोगे। However, all of a sudden अगर first visit 32 weeks पे आपको एक मरीज मिल गया and now you think that she needs Dexa cover for some reason, maybe IUGR or something, but again there are very particular risk factors in her जो कि उसको डायबिटीज के prone कर रहे हैं, and you need to check before के पता मुझे लग जाए कि ऐसा ना मैं इसे डेक्सा दे दूं और वो डायबिटिक है या नहीं है, then you can get GTG done। मैम मुझे ये पूछना है कि मैम SHGP की गाइडलाइन में दो टर्मिनोलॉजी है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें डाइट और एक्सरसाइज आ जी रही है, दूसरा लफ्ज लिखा हुआ मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। तो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी का लफ्ज की माना हम क्या समझे? देखो, जो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी है ना, जहां तक मुझे समझ आ रहा है विद दिस टर्म, ये जब आप ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक एस्पेक्ट जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, मैं भूल गई थी आपसे डिस्कस करना डायबिटीज से रिलेटेड, that when you are talking about diet or when you're talking about nutrition in a patient of diabetes, it's not just about managing her sugar levels in a way कि आप उसे कहो कि मीठा ना लो या उसका वो ना लो, क्या उसे कहते हैं कि चीनी नहीं खानी, चाय में चीनी डालनी, मीठा ही नहीं खाना होनी। इट्स नॉट जस्ट you need to distribute the whole thing into particular amount of carbohydrates, fats and proteins। आपने उस पेशेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे करने हैं, आपने उसके अंदर, इसीलिए तो हम न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। बल्कि कुछ किताबों में तो आपको यहाँ तक भी मिल जाता है कि अकॉर्डिंग टू वेट एंड BMI ऑफ द पेशेंट हाउ मच एग्जैक्टली वॉक शी नीड्स टू डू, अगर आप बहुत ही पर्टिकुलर हो जाओ। इसीलिए एक पर्टिकुलर कैलोरीज पर डे वाला एक डाइट चार्ट होता है फॉर डायबिटिक्स। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप उसको कहो कि ये
yes, she needs a bit of carbohydrates as well, she needs fats as well, she needs proteins as well, और उसका बकायदा आपको एक डाइट चार्ट आना चाहिए जिसमें आपको एग्जैक्टली पता है। you're saying that she needs to take boiled egg, तो आप कितनी कैलोरीज कह रहे हो, she needs to take 1 bran bread, तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज करके आपने उसको, अगर इफ नॉट 3 meals 5 meals या 6 meals का आपने उसे एक डाइट चार्ट बना के दिए, तो उसके अंदर आपने कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट फैट की सारी परसेंटेज पूरी की है, और साथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ व्हाट वी मीन बाय डाइट, और मे बी द न्यूट्रिशनल थेरेपी जो ये कह रही है, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशनिस्ट को और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ कोर्स इन्वॉल्व करेंगे। तो इसका जो डायबिटीज का डाइट चार्ट है वो बिल्कुल उस तरीके से ही आपने करना है जिसमें आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे, फॉर एग्जांपल 2400 या 2100 पर डे अगर आप कर रहे हो, तो उसके अंदर आपने ऑब्वियसली नॉट 3 meals, प्रेगनेंसी में तो हम वैसे भी 5 या 6 meals वाला डाइट चार्ट बना के देते हैं, तो उसके अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट फैट और उसकी पर्टिकुलर परसेंटेज पूरी करके आपने देना है, जो कि आप लोग देते हो वार्ड्स के अंदर बने हुए हैं ये डाइट चार्ट, वो बकायदा न्यूट्रिशनिस्ट के ही बनाए हुए होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स की पर्टिकुलर परसेंटेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मैम इसका मकसद यही हुआ ना, हम डाइट चार्ट को ही बोलते हैं कि क्लियर उसको कट हम बना के दे, इतना Yes, BMI उतना है। yes, yes. It's not just that. It's all the nutrients that should be covered actually. मैम मुझे दूसरा सवाल ये पूछना है कि एसओजीपी की गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि आप इंट्रापार्टम न्यूट्रिश जो है ना न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप लगाते हैं, जिसमें आप 12 यूनिट से रेगुलर इंसुलिन डालते हैं और 1000 cc 5% डेक्सट्रोज वाटर होता है। तो उसके बिल्कुल। हिसाब से अगर मैंने कैलकुलेट किया है तो उसमें हम्म। आ रहे हैं कि 50 ग्राम आपका ग्लूकोज आ रहा है। तो इसके हिसाब से ये न्यूट्रलाइजेशन के हिसाब से इंसुलिन कम नहीं है, पता नहीं किस हिसाब से रखा है कि ये मैं 50। वैसे आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, मुझे याद नहीं रहा आप लोगों के साथ इंट्रापार्टम डायबिटीज कंट्रोल की केयर को भी करना। ये हाई रिस्क पे बड़ा ही अच्छा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर इंट्रापार्टम इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से किस तरीके से पंप चलेगा, और वो कितने पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंसुलिन, लेवल ऑफ शुगर लेवल से अगर ज्यादा लेवल आ रहा हो पेशेंट का, तो आपने वो तब स्टार्ट करना है। अगर वरना उससे पहले तो वो इन्फ्यूजन पंप स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, अगर वो उसके रेगुलर डोज से ही कंट्रोल हो रही है शुगर। क्योंकि ऑब्वियसली हमने हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करना, बल्कि हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग लेबर, बिकॉज अगर हाइपरग्लाइसीमिया मदर का बेबी डिलीवर होगा तो वो सिवियरली हाइपोग्लाइसीमिक होगा बच्चा, और फिर वो एक इमरजेंसी पे एंड अप हो जाता है। तो उसके अंदर आपने 1 यूनिट पर आवर करना है। वो हाई रिस्क के अंदर वैसे एक जो डायबिटीज वाला चैप्टर है उसके एंड पे एक टेबल बना हुआ है पीछे ना, एंड पे, तो वो इट्स रियली गुड, तो वो वहां से आप देख ले तो उसके अंदर। मैम उसमें 3 लिखे हैं, उसमें आपको 3 ड्रिपें लगानी है। इसमें लिखा हुआ है कि एक आपको जो है ना आप इंसुलिन लगा रहे हैं नॉर्मल लाइन में डाल के, डेक्सट्रोज की अलग ड्रिप है, और सिंटो की जो हम अगर आगमेंटेशन करें तो वो अलग है। 3 ड्रिपें हैं, हाँ जबकि उसके यहाँ अंदर पे डायरेक्ट जी डायरेक्ट डेक्सट्रोज वाटर में इन लोगों ने इंसुलिन डाल के बताया है। कभी किसी बुक में हमने इस तरह नहीं पढ़ा, तभी मैं पूछ रही थी कि न्यूट्रलाइजेशन के हिसाब से भी समझ में नहीं आ रहा और किसी बुक नहीं, में भी नहीं पढ़ा। डेक्सट्रोज के साथ हाँ नहीं, आई थिंक जैसे कि हाई रिस्क में दिया किया करते भी उसी तरीके से हैं। एसओजीपी वाला आई नीड टू सी के क्या दिया है कि उसके अंदर जो आप डिफरेंट ड्रिप्स की बात कर रहे हो, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, वरना जिस तरह हाई रिस्क में दिया हुआ है डेक्सट्रोज और इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप, तो उसमें फिर 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से दिया जाता है। मैम मुझे ये मैडम पूछना था कि हम लोग यूसीज करते सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे और यूरिया क्रिएटिनिन बिफोर इंडक्शन या नहीं, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन किस पेशेंट में डायबिटिक पेशेंट में क्या कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया क्रिएटिनिन किसी भी इलेक्टिव प्रोसीजर से पहले या इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले? रीजन मैम इलेक्ट्रोलाइट सीरम क्या पता हमें वी नीड दिस इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप लेटर ऑन, क्योंकि मुझे याद आ रहा है एक दफा हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया था कि ये दिस इज इम्पोर्टेंट टू डू, लेकिन फिर जस्टिफाई क्या करेंगे यही नहीं समझ में आता। देखो, जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और ये चीज है क्या कहते हैं आरएफटीज, अगर तो वो क्रॉनिक डायबिटिक फिर तो आप कराओगे, लेकिन इफ शी इज नॉट क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट फिर नहीं जरूरत कराने की, क्योंकि इंट्रापार्टम में भी कोई उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं डीरेंज, ना ही आप उसके इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस कर रहे हो एक्चुअली। तो इट्स द शुगर लेवल्स जिस पे आप वो कर रहे हो, तो उसके लिए इन्फ्यूजन पंप के लिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराने की जरूरत नहीं है।
जेस्टेशनल डायबिटीज में आरएफटीज और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत नहीं है। क्रॉनिक डायबिटिक में है। हेलो जी डॉक्टर रूबा, इसके बारे में डॉक्टर शहनाज ने अपने उसमें बताया था, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है जो 5% डेक्सट्रोज देंगे ना, उस 5% डेक्सट्रोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम 16 यूनिट्स में इंसुलिन ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ हम जो है उसे इंसुलिन इन्फ्यूजन चलाएंगे 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से, जो कि ईवीएम में और हाई रिस्क में जिस तरह लिखी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। तो लेकिन हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कभी भी जो है वो न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप के जो हम 5% डेक्सट्रोज चलाते हैं उसमें तो इंसुलिन ऐड नहीं करते। नहीं तो आप पूरा डेक्सट्रोज लगाते हो और पूरा इंसुलिन पंप साथ अलग लगाते हो? हाँ, वो तो अलग तो लगता है, ये डॉक्टर शहनाज भी इसी तरह कह रही थी, लेकिन जो 5% डेक्सट्रोज है उसके अंदर भी 16 यूनिट इंसुलिन डालेंगे टू न्यूट्रलाइज डेट हाँ। ग्लूकोज विच इज प्रेजेंट इन 5% डेक्सट्रोज। नहीं तो आप कह रहे हो कि आप अपनी प्रैक्टिस में आमतौर पे नहीं उसे न्यूट्रलाइज करते डेक्सट्रोज को? नहीं, डेक्सट्रोज के लिए नहीं करते, जो इन्फ्यूजन इंसुलिन जो चलाते हैं 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से 50 ml इन 50 यूनिट्स इंसुलिन डाल के पंप बना के जो ना वो चलाते हैं, वो अलग होता है, और दूसरी तरफ हम सिर्फ 5% डेक्सट्रोज यूज करते हैं। नहीं उसके अंदर आप करते होगे, उसके अंदर भी इंसुलिन डाली जाती है। और 50 अगर आप इधर डेक्सट्रोज लगा रहे हो वो तो इतनी शुगर बढ़ा रहा है, इधर से आप इंसुलिन पंप दे रहे हो, ये तो बात अजीब। इंसुलिन पंप तो हम जो दे रहे हैं वो न्यूट्रलाइज मींस नहीं तो शुगर लेवल पेशेंट जो अपनी 47 से शुगर ज्यादा डिस्टर्ब हो, होते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। जब शुगर ये डिस्टर्ब है पेशेंट फिर ही एनपीओ स्टार्ट है। करते हैं, तो फिर डेक्सट्रोज प्लेन कैसे लगा देंगे नहीं, वो विदाउट भी उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग? स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेशेंट एनपीओ है ना इंडक्शन में या फिर जो है सिजेरियन के दौरान। इंडक्शन के वक्त तो एनपीओ नहीं फौरन कर देंगे पेशेंट को, ना ही सिजेरियन के वक्त देखिए ना, एनपीओ क्यों कर देंगे मरीज को ऑल ऑफ अ एक्टिव सडन? एक्टिव लेबर में और सिजेरियन में पेशेंट एनपीओ होती है ना। एक्टिव लेबर में चलो ठीक है, लेकिन वो कितनी देर का एक्टिव लेबर होएगा? बेसिकली इन्फ्यूजन पंप भी हम एक्टिव लेबर में ज्यादा लगा रहे हैं, वरना उसमें भी एटलीस्ट हम ओरल फ्लूइड्स वगैरह, लेबर का जो केयर है वो तो तकरीबन वही है जो कि अदरवाइज है, एक्सेप्ट कि आप उसके शुगर लेवल्स को करोगे मॉनिटर। ना ही मदर को हाइपोग्लाइसीमिक कर देना है, ना ही हाइपरग्लाइसीमिक करना है। और हाँ, जब हमने सिजेरियन करना है तो सिजेरियन के लिए तो अगर तो इमरजेंसी सिजेरियन है, बट अदरवाइज जो इलेक्टिव सिजेरियन है उसका तो तरीका ही और है ना। इंडक्शन पे एनपीओ करना तो बड़े ब्लंडर है। अब मरीज अगर थर्ड इंडक्शन पे जाके लेबर स्टार्ट हो रहा है तो क्या आप उसे 2 दिन तक खाए पिए बगैर रख लोगे? नहीं, जब वो तो हम उसे सॉफ्ट डाइट और उस पर रखेंगे, लेकिन एक्टिव लेबर में आफ्टर 6 सेंटीमीटर तो हम उसे कुछ भी नहीं देंगे ना, एक्टिव लेबर में ठीक, क्योंकि वो एक्टिव लो लेबर में लो यस थ्रेशोल्ड फ्लूइड्स फॉर द ओनली। सिजेरियन सेक्शन होगी। हाँ एक्टिव लेबर में फ्लूइड्स ओनली, बट एक्टिव एक्टिव उसके अंदर तो ठीक है आप इंसुलिन पंप और डेक्सट्रोज साथ लगाओगे, लेकिन उससे पहले इट ऑल डिपेंड्स के शुगर लेवल, एक्चुअली सारे में शुगर लेवल्स का आपने रखना है, मॉनिटर शुगर करना है। और लेवल मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली होगी ना फ्रॉम द बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेबर। बिल्कुल बिल्कुल, इवन इफ शी इज नॉट एनपीओ और शी मे नीड इंसुलिन पंप। मैम ये पूछना था कि हम लोग पेशेंट को इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए एनपीओ नहीं रखेंगे, हम उसे लाइट फूड कहेंगे कि वो खाए सॉफ्ट डाइट। सो ड्यूरिंग दैट हम उसे लाइट फूड जब कहते हैं तो उसको नॉर्मल इंसुलिन उसके जो प्रीवियस डोज चल रहे हैं वो करेंगे, या पेशेंट को हम हाँ स्लाइडिंग स्केल पे ही रखेंगे? नहीं, मेरा तो देखो, जब इंडक्शन कहते हैं ना आप लाइट डोज तो कह देते हो, लेकिन लाइट फूड हम एक्चुअली अगर हम जो हम करते भी हैं इट्स नॉट लाइट फूड। जब इंडक्शन ऑफ लेबर पे थोड़ी सा लाइट फूड, वो शी कैन हैव प्रॉपर मील्स, वो तो जब उसे लेबर पेन स्टार्ट होती है, लाइट फूड की बात तो तब आती है। इंडक्शन ऑफ लेबर कैन टेक 12 आवर्स, तो 12 आवर्स तक वो सारा दिन लाइट फूड तो नहीं लेती ना। जब उसको कोई पेन ही नहीं आ रही है तो वो, अगर वो चाहे रात में इंडक्शन स्टार्ट हो रही है तो रात को डिनर करे, साथ पहली डोज रखवा ले। अगर उसे पेन स्टार्ट हो जाती है हम तब कहते हैं कि अब वो लाइट फूड ले, ऐसे ही है ना। आई एम श्योर इंडक्शन के साथ तो नहीं है मरीज को का डाइट खत्म कर देते। ठीक है ना, इंडक्शन के साथ हम कहते हैं आप प्रॉपर डिनर खाएं, इंडक्शन कराएं, सो जाएं, 2-3 घंटे तक उठना नहीं है। फिर अगर उसे पेन्स आ गई ठीक है, ना ही तो अगले दिन सुबह अगर उसको सेकंड इंडक्शन हो रही है आफ्टर 6 आवर्स और उसे बिल्कुल पेन्स का कोई नामो निशान नहीं है, तो हम कहते हैं नाश्ता भी कर लें और फिर हम उसको सेकंड अगली dose रखते हैं। तो आप उसको बेसिक फिक्स्ड यूनिट्स जो उसके इंसुलिन के हैं वो लगाएं। और हाँ, हाउएवर व्हेन शी इज हैविंग लाइट फूड और उसकी लेबर पेन स्टार्ट हो गई है तो ऑब्वियसली फिर हम उसका स्लाइडिंग स्केल स्टार्ट कर देते हैं।
एंड देन इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन शुगर लेवल्स। एक पर्टिकुलर अगर लेवल से उसका ज्यादा जा रहे हैं देन अकॉर्डिंगली हम उसको इंसुलिन पंप स्टार्ट करते हैं। हम्म, मैडम ठीक है। ये जो प्री मील ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं ये हमें कितने रखने होते हैं? आप बताओ। 100 तक मैडम? ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। जो ये आप किस में पूछ रहे हो, प्रेगनेंसी में पूछ रहे हो या उसमें पूछ रहे हो, लेबर में? जी मैम प्रेगनेंसी में। देखो प्रेगनेंसी में जब प्री मील की बात आएगी ना तो यू विल ऑलवेज से दैट पोस्ट प्रेंडियल इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? पोस्ट प्रेंडियल बताओ क्या होंगे? मैम वो तो 140 है। क्या 140? 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल, 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ठीक है। टारगेट ब्लड ग्लूकोज है। और 2 आवर्स आफ्टर? 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 100 15 ठीक है। देखो नॉर्मली जो कई जगहों पर लिखा है इट्स लाइक, वैसे जो हम जिस तरह याद किया करते थे ना, अगर मिलीमोल में याद करना है तो हम कहते थे 5, 6, 7, 8, 6.4। आई मीन लाइक आई थिंक आप लोगों ने भी इसी तरीके से याद किया होगा कि फास्टिंग जो है 5.6 मिलीमोल, 7.8 1 hour आफ्टर, एंड देन 6.4 2 hours आफ्टर। इट ऑलमोस्ट कम्स टू द सेम वैल्यूज जो भी डॉक्टर साहब ने बताया। फास्टिंग इज अराउंड लाइक हैज टू बी लाइक 100 से कम, and then 1 hour after 140, and then 2 hours after 126 है वैसे जो कहते हैं 120 से 126, इससे कम कम रखनी होती है। और पोस्ट प्रेंडियल इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट इन प्रेगनेंसी देन प्री प्रेंडियल। तो प्री प्रेंडियल तो वैसे इम्पोर्टेंट भी नहीं है चेक करना। डॉक्टर एक सवाल करना था। लेकिन मैम हम चेक तो कर रहे होते हैं ना, जैसे वार्ड में चेक कर रहे होते हैं तो उसकी कहीं वैल्यू मैंने देखी नहीं कि कहाँ कितनी उसकी होनी कोई चाहिए। पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं, क्योंकि हमने जब देखो आपने नोट भी करो कि जब हम उसकी शुगर कंट्रोल भी करते हैं तो हमेशा पोस्ट प्रेंडियल वैल्यूज देख के करते हैं। प्री प्रेंडियल बेसिकली इसलिए भी कई दफा की जाती है कि कहीं वो हाइपोग्लाइसीमिक तो नहीं हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, कि जैसे अगर सुबह के वक्त उसे रैंडम से, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी एक पेशेंट की बात हुई कि 16 यूनिट सुबह के वक्त लग रहे हैं ब्रेकफास्ट के साथ, देन अब वो लंच से पहले प्री प्रेंडियल में कहीं वो एकदम से बहुत हाइपोग्लाइसीमिक ना हुई हो, लाइक अगर उसके 70 लेवल ना पहुंचा और फिर पोस्ट प्रेंडियल एकदम से फिर ना हाई हो गई, तो उस चीज को एक यूनिफॉर्म रखने के लिए। However, there is no one particular value. कुछ किताबों में if I remember, मैम फ्रॉम 75 to 110 तक हम लोग का जॉन टारगेट होता हॉपकिंस था। वगैरह में लिखा हुआ है कि इट इज अराउंड 110, कई जगहों पे 120 भी लिखा हुआ है अगर प्री प्रेंडियल बिल्कुल हो, लेकिन 110 इज फाइन। बट अगेन इसका हमारी मैनेजमेंट पे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, एक्सेप्ट कि वो बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिक हो रही है। डॉक्टर मुझे ये पूछना था, जब हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं तो हम जो है कोई कहता है कि एनपीएच आपने नहीं देना, जैसे हम अगर सुबह 6 बजे उसको इंजेक्शन कर रहे हैं, कोई कहता है आपने रेगुलर नहीं देना, तो प्लीज इसको थोड़ा जी क्लियर कीजिएगा। और दूसरा कि सीजर से पहले हम जब उसको एडमिट करेंगे तो फिर क्या हम उसको एनपीएच इसका और रेगुलर ओमिट कर देंगे? सिजेरियन से पहले? अच्छा देखो, जो तो इंडक्शन की बात है अभी हमने बात भी की, जब हमने इंडक्शन करनी है पेशेंट की तो इंडक्शन इस तरीके से की जाती है कि पेशेंट को एनपीओ नहीं किया जाता एट द टाइम ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर मेकिंग पेशेंट नॉट टू ईट एनीथिंग, और इवन हम उसे ये भी नहीं कहते कि लाइट फूड लो, हम उसे कहते हैं कि प्रॉपर खाना खाओ, अपनी प्रॉपर डोज लो, और उसके साथ ही हम करते हैं। ठीक है। हाँ, लेबर, एक्टिव लेबर, और इवन एट टाइम्स लेबर पेन्स, इफ शी स्टार्ट्स हैविंग लेबर पेन्स और हमें प्रोग्रेस नजर आ रही है स्पेसिफिकली एक्टिव लेबर में, वो एक डिफरेंट पार्ट है। वो उसके अंदर हम उसके अंदर भी हम एब्सोल्युटली एनपीओ नहीं करते, हम कहते हैं क्लियर फ्लूइड्स ले लें, लाइट फूड इनिशियल स्टेजेस ऑफ लेबर में ले लें, एक्टिव लेबर में क्लियर फ्लूइड्स, फिर भी पानी पीना, थोड़ा बहुत क्लियर फ्लूइड्स उससे अलाउड होते हैं। हाँ, हाउएवर मिल्क, जूस, ऐसी चीजें नहीं उससे अलाउड होती। एक्सक्यूज मी। तो इंडक्शन ऑफ लेबर में इंसुलिन खत्म करना या हाफ इंसुलिन करने की कोई इंडिकेशन नहीं है। जो बात हो गई सिजेरियन की, सिजेरियन के अंदर हमें एनपीओ करना होता है पेशेंट को 6 to 8 hours बिफोर द सर्जरी। तो उसके अंदर यस, हम उसके अंदर सुबह वाली इंसुलिन ओमिट करते हैं, रात में हम एनपीएच ओमिट करेंगे और रेगुलर इंसुलिन को हाफ लगाएंगे, और फिर उसे एनपीओ करके तो अगले दिन सुबह हम कर लेंगे। मैम एनपीएच ओमिट करेंगे रात?
एनपीएच ओमिट करेंगे क्योंकि उसको हमने उसके बाद सारा वक्त तो एनपीओ करना है और अगले दिन सुबह जाके उसका सिजेरियन करना है। रेगुलर इंसुलिन उसकी हाफ लगा दें। डॉक्टर रूबा, मुझे एक कार्डिक पेशेंट के बारे में पूछना था, आपको पूछ लूं वो? चलो अ, कार्डियक मैं हाँ पूछो। हाँ, ये सर मुझे ये पूछना था कि पेरिपाटम एक पेशेंट देखी थी मैंने विद हिस्ट्री ऑफ पेरिपाटम कार्डियोमायोपैथी थी। नाउ शी इज प्रेग्नेंट अगेन आफ्टर 5 years और वो शी इज कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक। अभी वो इन ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी जस्ट नेहा क्लास 2 में है पेशेंट। पेशेंट इज करेंटली 35 वीक्स। तो मुझे ये पूछना था कि पेशेंट का जो एको हुआ था वो लास्ट हुआ था ड्यूरिंग 4th month ऑफ गेस्टेशनल एमेनोरिया, कम्प्लीटली फाइन है, इजेक्शन फ्रैक्शन इसका 65% है, ठीक है। अब हम एक 3rd ट्राइमेस्टर में कराएंगे 28 वीक्स के बाद। सो उसके बाद इको नेक्स्ट कब कराएंगे? बिफोर डिलीवरी भी कराना होगा? बिफोर डिलीवरी तो जरूर कराएंगे इंजेक्शन फ्रैक्शन के लिए। अच्छा। जो वैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट इस किस्म के पेशेंट में कहते हैं वो तो कहते हैं 4 days बिफोर डिलीवरी तो जरूर ही करा लें जब आपने इंडक्शन प्लान करनी है। तो एक आपने उसकी अगर अर्ली ट्राइमेस्टर में करा लिया, आपके पास 28 वीक्स का है, तो यस अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर का इस वक्त उसने प्रेजेंट ही अगर अभी किया 35 वीक्स पे आप एको कर सकते हैं, लेकिन बिफोर डिलीवरी जरूर आपने कराना है इंडक्शन से 3-4 दिन पहले, ताकि अगर बेबी और का हाँ और आफ्टर डिलीवरी भी कराना है क्योंकि फिर से वो रेकरेंस का आफ्टर चांस फिर डिलीवरी से वही। तो हाँ आफ्टर डिलीवरी तो वैसे ही बहुत चांस है तो अगर आफ्टर डिलीवरी हम इमीडिएटली कराएंगे कि ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे? क्योंकि हमारे पास पेशेंट 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक तो होगी इन पेशेंट। देखो इमिडिएटली तो करा भी सकते हैं, लेकिन मे बी 1 डे आफ्टर, क्योंकि इमिडिएटली में तो ये है कि अगर आपने बिफोर डिलीवरी भी और ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर उसका सारा कुछ ठीक रहा है तो 1 डे आफ्टर आप उसका करा सकते हो। बट अब अगेन मुझे ये बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन तो आई डोंट थिंक कि कहीं भी मिली है गायनी की ऑप्स की बुक्स में कि 1 डे आफ्टर है। ये प्रॉब्ली कार्डियोलॉजिस्ट कैन टेल यू बेटर, बट आई थिंक के 1 डे आफ्टर आप उसका एको जरूर करा सकते हो, एंड देन मे बी जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट का वीकली एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स एज वेल, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी तो फिर कभी भी हो सकती है पोस्टमार्टम। और मैम फिर उसे कहेंगे ब्रेस्ट फीड कराए अपने बेबी को? हाँ हाँ क्यों नहीं, उसमें भी तो वो चांसेस होते हैं ना कि एक्सर्ट होती है माँ और ये सारी चीजें करके। नॉट एट ऑल। अच्छा डॉक्टर रूबा, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था डायबिटीज के लिहाज से। मैडम ये पोस्टप्रेंडियल लेवल्स के साथ ही हमेशा क्यों मैक्रोसोमिया होता है? इसकी क्या रीजन है? क्या मतलब? मैम वो बुक्स में लिखा हुआ, ईबीएम में लिखा हुआ कि पोस्टप्रेंडियल लेवल्स आर एसोसिएटेड विद मैक्रोसोमिया। पोस्टप्रेंडियल लेवल्स जो है ना, देखो पोस्टप्रेंडियल लेवल्स इसीलिए तो कंट्रोल करने होते हैं। मुझे आपका क्वेश्चन वैसे सही तरह समझ में नहीं आया। मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो है मैक्रोसोमिया पोस्टप्रेंडियल लेवल्स के डीरेंज होने की वजह से ही क्यों होता है, उसकी क्या रीजन है? मैक्रोसोमिया की रीजन ही क्या है ये बता दो। मैम जो डी रेंज ब्लड शुगर लेवल्स हैं, जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज ट्रांसफर करके बेबी में जाता है, वहां से हाइपर इंसुलिनिमिया होता है, हाइपर इंसुलिनिमिया एज अ ग्रोथ फैक्टर काम करता है और अराउंड द विस्टल ऑर्गन्स ऑफ द बेबी, और जिसकी वजह से मैम एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस एंड ऑल दैट। हाँ जी तो जी तो शुगर लेवल्स तो देखो ना, पोस्ट प्रेंडियल जब शी इज ईटिंग एनीथिंग उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल ही हाई होंगे ना, और उसी को तो हमने कंट्रोल करना है। तो आप क्या प्री प्रेंडियल तो तभी ज्यादा होंगे ना जब पोस्ट प्रेंडियल भी ज्यादा चल रहे हैं। कंट्रोल नहीं है शुगर तो फिर ही ये सब कुछ चल रहा है ना। ठीक है। ठीक है डॉक्टर रूबा, एक और भी बड़ी चीज हमें आती है बार बार, कोई कहते हैं जैसे हमारा ये है कि 1 यूनिट जो है 10 ग्राम ऑफ इंसुलिन को यूटिलाइज करेगा। जब हम इसको डेक्सा कवर दे रहे होते हैं तो अगर हमारी 150 से ले ले और 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान हमने 4 यूनिट से स्टार्ट करना होता है। देन वी विल इंक्रीज द 2 यूनिट और 4 यूनिट ही बढ़ाने होंगे हमें। जब अगर वो स्लाइडिंग स्केल देखो दो चीजें होती हैं, या तो डेक्सा कवर में आप स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंगली बढ़ाते जाओ तो उसके अंदर तो वैसे 2-2 यूनिट करके बढ़ता है, लेकिन लेकिन अब तो नॉर्मली यही है कि जो डेक्सा कवर जब आप देते हो तो एज अ होल जो पेशेंट के फिक्स्ड यूनिट चल रहे हैं उन्हीं को क्यूब परसेंटेज करके आप बढ़ा देते हो कि इतने परसेंट एज अ होल उन यूनिट्स को बढ़ा के साथ ही आप उसको डेक्सा दे देते हो और अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेते हो। नॉर्मली अगर आप डायबिटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करो ड्यूरिंग डेक्सा कवर तो दिस इज व्हाट दे डू। इफ पेशेंट इज ऑन फॉर एग्जांपल रेगुलर या एनपीएच के ऊपर ही है
16 यूनिट वो रेगुलर ले रही है, एनपीएच भी अगर वो 16 यूनिट ही ले रही है रात को, तो और उसे आप डेक्सा लगाने लगे तो आप यही रेगुलर के यूनिट्स आप थोड़े बढ़ा देते हो, 18 और एनपीएच को आप 20 कर देते हो, और फिर आप मॉनिटर करते हो, इंस्टेड कि आप उसको एक नए सिरे से स्लाइडिंग स्केल के ऊपर ले आओ। तो इस तरीके से भी मैनेज हो जाता है। और ऑब्वियसली डेक्सा कवर तभी लगाया जाता है जब एक बेसलाइन इंसुलिन के ऊपर शुगर लेवल्स ठीक हो। ऑलरेडी हाई शुगर लेवल्स के ऊपर तो डेक्सा कवर नहीं आप दे दोगे ना, पहले उसको ठीक करते हो फिर आप। तो अब तो डेक्सा स्लाइडिंग स्केल मतलब आई डोंट नो, हर कई जगहों पे बहुत ज्यादा भी यूज हो रहा है, लेकिन अब स्लाइडिंग स्केल के बजाय वही फिक्स्ड यूनिट्स ही बढ़ा दिए जाते हैं फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो डॉक्टर पे ये 2 यूनिट्स का क्या है? अगर हम स्लाइडिंग स्केल पे जा रहे हैं, अगर एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि भाई फिर आप तो वैसे तो जो आइडियली 1 यूनिट तो 10 ग्राम बढ़ा रहा है, तो फिर 2 यूनिट का क्या जस्टिफिकेशन देंगे हम? स्लाइडिंग स्केल अगेन द फॉर्मूला, हालांकि अब स्लाइडिंग स्केल एक बहुत पुराना फॉर्मूला हो चुका है, और जो हम फ्यू परसेंटेज करके बढ़ाते भी हैं इंसुलिन, जैसे हम कहते हैं ओवरऑल 20% राइज इन द बेसलाइन इंसुलिन लेवल्स दैट पेशेंट इज टेकिंग। तो उस हिसाब से ये कि डेक्सा कवर का आप साथ दे रहे होते हो, हाइपरग्लाइसीमिया तो होता हुआ हो ही रहा होता है, बट ऑब्वियसली इतना एक्सेसिव भी ना आप इंसुलिन का कर दो कि वो एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया 72 आवर्स के बाद जब शुगर नीचे आना शुरू होती है तो पेशेंट का एकदम से उल्टा हाइपोग्लाइसीमिया ही ना हो जाए। तो बट अगेन कैलकुलेशन वाइज साइंटिफिकली या स्लाइडिंग स्केल में तो 2 यूनिट बढ़ रहा होता है, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बट अगेन फॉर्मूला है तो स्लाइडिंग स्केल इज द जस्टिफिकेशन। मेरा ख्याल है आधा घंटा तो हो चुका है, हम केस कर लेते हैं डॉक्टर सायरा का। हेलो। हाँ जी। जी मैम, मुझे ये पूछना था, एक केस था कि पेशेंट है ग्रेविडा 4 पैरा 3+0 एंड प्रीवियस ऑल एसवीडीज मैडम पैरा, एंड सॉरी, ग्रेविटा 4 पैरा पैरा 3। पैरा 3, ओके। जी मैडम, previous all SVDs. Madam now presented a 12 week of gestation with raised RBS 200. जी मैडम तो इसे हम मतलब एज ए क्रोनिक ही लेके चलेंगे ना, क्रोनिक डायबिटीज, क्योंकि देखो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज और भी मैं क्लियर कर दूं, तो अगर पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम में प्रेजेंट किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद डायबिटीज एंड यू डोंट नो कि उसका कोई एविडेंस नहीं है, बिफोर प्रेगनेंसी कोई शुगर लेवल आपके सामने नहीं है, तो हमारे लिए तो वो क्रॉनिक डायबिटिक है, अनलेस आफ्टर प्रेगनेंसी हम प्रूव कर दें कि वो क्रॉनिक डायबिटिक नहीं थी, जेस्टेशनल डायबिटीज ही थी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जी मैडम। जैसे कि हाँ जी, अब इसके अंदर अब शी हैज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद raised blood sugar levels, seems to be chronic diabetic, but again 3 months after diabetes ही पता चलेगा, आफ्टर प्रेगनेंसी ही पता चलेगा। 3 months आफ्टर प्रेगनेंसी अगर हम उसके शुगर लेवल्स कराएंगे, अगर तो वो ठीक आ गए, HbA1c अब तो कराया जाता है 6 to 13 वीक्स पे, अगर वो ठीक आ जाता है इसका मतलब है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज थी। लेकिन अगर यही पेशेंट हमारे पास अप टू 100+ शुगर लेवल्स के साथ प्रेजेंट की है, बट उसके हाथ में एक और रिपोर्ट है जो कि प्रेगनेंसी से पहले की है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, बट अब कहीं जाकर उसकी शुगर लेवल ज्यादा आ रहे हैं या जीटीटी डी रेंज है, तो फिर वो जेस्टेशनल डायबिटिक है। तो हमारे लिए जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा बिफोर प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल शुगर लेवल या अर्ली ट्राइमेस्टर नॉर्मल शुगर लेवल, तब तक हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज है, हमारे लिए वो फिर क्रॉनिक डायबिटिक होगा। Ma'am, in that case, as we don't know that patient is either GDM or diabetic, तो क्या उस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस में हम जो फर्स्ट टाइम हमारे पास एक्सपोजर हुआ है एज अ डायबिटिक, उसमें हम ECG, एको और रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह देखेंगे? Echo नहीं, why you saying यही echo? जानना चाहती थी। You will need to get echo done in all diabetic patients. Yes, ECG and RFTs. LFTs if she is on oral hypoglycemic. मैम If she is diabetic and will get the test done, fundoscopy, ECG and RFTs, renal function test. मैडम तो फिर हम जो एग्जामिनर से ये रिपोर्ट्स मांगेंगे और जब हम डिफाइन करेंगे कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में आई हैं, तो ये हम इसको जीडीएम ही कंसीडर करेंगे, कंफर्म करेंगे आफ्टर? नहीं, जीडीएम तो नहीं कंसिडर करेंगे ना, हम तो उसे क्रॉनिक डायबिटिक कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ओके मैडम। मैडम मैडम 40%।
I came जी across a patient and ma'am I asked her कि आपको प्रेगनेंसी से मतलब उसका पहले कोई स्क्रीनिंग ना कोई टेस्ट मेरे पास अवेलेबल था। फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ उससे, और लेकिन मैंने उससे ये पूछा कि प्रेगनेंसी से पहले आपका कोई टेस्ट हुआ था, आपने शुगर अपनी चेक कराई थी? तो उसने कहा हाँ मेरा चेक हुआ था और मुझे शुगर नहीं है, प्रेगनेंसी से पहले बट यू नहीं डोंट थी। हैव अ प्रूफ। अगर आपके पास कोई प्रिंटेड रिपोर्ट नहीं है सामने आई हुई, या फिर वो मरीज आपको खुद नहीं दिखा रही कि इतनी, बिकॉज देखो जो नॉर्मल लेवल्स हैं, अगर आप एक आम इंसान को भी बिठा के पूछो, कई लोग 120 फास्टिंग को भी कहते हैं मेरी शुगर नॉर्मल, राइट? तो यू नीड टू सी द रिपोर्ट ना। आप आपके पास इवन आपके पास 180 शुगर लेवल वाली डायबिटिक पेशेंट आती है, उस वो यही समझ रही होती है कि मेरी शुगर नॉर्मल है। एक नॉर्मल रेंजेस होती हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन जब जिसमें आप डायबिटीज को फॉल करते हो कि वो डायबिटिक है या नहीं है, या ये प्री डायबिटिक थी या नहीं थी। तो यू नीड टू सी द रिपोर्ट। तो अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक हर एज क्रॉनिक डायबिटिक, और फिर जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाए तो उसके बाद आप उसको प्रूव करो कि वो थी कि नहीं एक्सक्यूज मी मैम। डॉक्टर हीमोग्लोबिन A1C का रोल होगा इस पेशेंट के अंदर 12 वीक्स पर? थी। बहुत ज्यादा रोल होगा। डिफरेंशिएट करने के लिए GDM और एस्टैब्लिश डायबिटीज को करने में कुछ है डॉक्टर इसका रोल? इसका रोल HbA1c का इस चीज में कोई एस्टैब्लिश नहीं है कि वो GDM है या वो क्रॉनिक डायबिटिक है। हाँ, इस चीज का रोल जरूर है कि इसके बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के कितने चांसेस हैं। Otherwise, HbA1c in early pregnancy is not done to find out if she is chronic diabetic or she is GDM. Okay, Why not, madam? Why not? If it is raised, then isn't it? अच्छा. Oh, sorry. ठीक है नहीं, मैम. बट हाँ देखो 12 वीक्स पे तो पहले ही आ गई है, या इवन अगर अर्ली देखो अगर तो बिल्कुल 8 वीक्स पे आ गई है तो यस उसमें HbA1c से कुछ अंदाजा होगा, लेकिन अगेन हम उसको एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि वो ऑब्वियसली अगर 8 वीक्स पे इतनी ज्यादा शुगर है और HbA1c इतना ज्यादा रेंज है, यस शी सीम्स टू बी क्रॉनिक डायबिटिक, क्योंकि वो 3 महीने पहले का तो रिकॉर्ड दे रहे। बट HbA1c इज नॉट डन। एक इन्वेस्टिगेशन का मकसद होता है, HbA1c का मकसद ये पता करना नहीं है कि शी इज क्रॉनिक डायबिटिक और शी इज GDM। उसका ये मकसद है कि कितने % चांस है कि उसका बेबी नॉर्मलस होगा या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर एक मरीज 8 वीक्स पे अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट शी इज क्रॉनिक डायबिटिक एक्चुअली, एंड स्पेशली फिर हर HbA1c इज वेरी हाई। तो उसमें तो फिर कोई इतनी कंफ्यूजन रह ही नहीं गई। बट 12 वीक्स पे 3 वीक्स तो वैसे ही, 3 मंथ्स तो उसके वैसे भी गुजर गए। तो एक इन्वेस्टिगेशन की आपको इंडिकेशन का एग्जैक्ट पता होना चाहिए, एंड HbA1c is not done to find out or differentiate between GDM or chronic diabetic. However, it is done to find out the possible chances of any complication that can occur in a patient because of diabetes. थैंक यू डॉक्टर। मैम पिछले पॉइंट के सपोर्ट में मुझे ये बात कहना था कि 40% of the patient which who are GDM they turn out to be type 2 diabetes Yes, postpartum. So we yes. have to do ECG, chest X-ray नहीं, in these. हाँ ECG is okay. What is chest X-ray? देखो एक Oh, आम sorry, बात not की chest ECG X-ray. इन्वेस्टिगेशन नहीं Yeah. बोली। अभी किसी डॉक्टर ने ECG के साथ एको बोल दिया, अभी क्यों एको? चाहे वो क्रॉनिक डायबिटिक है, चाहे वो पिछले 10 साल से डायबिटिक है, आपने ECG, फंडोस्कोपी, RFTs करानी, एक इन्वेस्टिगेशन और नहीं करानी। LFTs की भी सिर्फ तब इंडिकेशन है अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक कोई लेती रही है, ग्लूकोफेज वगैरह, वरना ये सिर्फ 3 Right, ma'am. इन्वेस्टिगेशन। Yes, ma'am. एको करानी है नहीं करानी, ये डायबिटोलॉजिस्ट को डिसाइड करेगा या कार्डियोलॉजिस्ट। हमारा काम ये बेसलाइन ये 3 कराने, दैट्स इट। Excuse me, मैडम ma'am. और कोई चीज मैनेजमेंट ऑफ द GDM जो है वो डिस्कस किए हैं? उसमें हम मैनेजमेंट लोग हमने पिछली दफा की थी डिस्कस। ओके हाँ वो सॉरी हमने की थी संभव, वो तो कवर हो ही गया था कि हाउ यू मैनेज। बड़ा अच्छा कि मेरे साथ जो डॉक्टर साहबा थी उन्होंने सारा के किस तरह से हमने कहाँ तक लेके जाना है, कुछ ये क्वेरीज का टाइम नहीं हमारे पास बचा था। Ma'am, do we offer fetal echo for every GDM or in chronic diabetes? नो नहीं, फीटल एको देखो जब हम 22 वीक स्कैन कहते हैं ना, नॉर्मली स्कैन डायबिटिक के अंदर 22 वीक स्कैन 22 वीक स्कैन पे 4 चेम्बर हार्ट अच्छी तरह नजर आ जाते हैं, एक्सेप्ट कि उसके अंदर फीटल एको की कोई इंडिकेशन हो, विच इंक्लूड्स मे बी कार्डियक एनोमली इन प्रीवियस चाइल्ड, कार्डियक एनोमली इन वन ऑफ द पेरेंट्स, कार्डियक एनोमली इन एनी अदर पर्सन इन द फैमिली, फिर आप फीटल एको, या फिर कोई उसका और लेकिन कोई रिस्क फैक्टर।
हर डायबिटिक के अंदर आइदर आइदर वो पेशेंट दैट पेशेंट इज क्रॉनिक डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटीज, उसके अंदर फीटल एको अगर आपने 22 वीक स्कैन करा लिया तो उसके अंदर फोर्थ हार्ट चेम्बर बड़े आराम से निकल आता है। आप अपने हॉस्पिटल में बहुत जीडीएम और क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट देखते हो, कितनों की फीटल एको कराते हो? किसी की भी नहीं, क्योंकि जी जरूरत ही नहीं। राइट 22 वीक स्कैन नॉर्मली स्कैन इज टू गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। जो डायबिटीज की नॉर्मलीज हैं वो 22 वीक स्कैन पे नजर आ जाती है, इसलिए फीटल एको या और कुछ की जरूरत नहीं होती। मैम पोस्टमार्टम शुगर लेवल्स पे हम लोग प्री मील्स करते हैं कि पोस्ट मील्स? पोस्टमार्टम शुगर लेवल्स जो होते हैं ना वो पोस्ट मील ही बेसिकली किए जाते हैं, प्रेफरेबली प्री मील अगेन वो। और सेकेंडली ये कि जो पोस्टमार्टम है ना उसके अंदर अगेन इफ इट इनिशियली इफ इट इज कमिंग डाउन वेरी नाइसली तो फिर आपको वो उस तरीके से 6 लेवल्स या 7 लेवल्स और वो करने की जरूरत नहीं होती है। इनिशियली यस यू कैन मॉनिटर बिकॉज आपने फ्लूइड्स देने, आप 2 आवर्ली उसका कर सकते हो एंड देन यू कैन शिफ्ट टू 4 आवर शुगर लेवल्स विद द स्लाइडिंग स्केल। बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे या सेकंड पोस्ट ऑफ डे पे फिर आप टीडीएस में पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल पे काफी होता है। डॉक्टर रूबा, अच्छा मैम मैंने एक मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ये जो है जब हम पेशेंट को घर से रिकॉर्ड बनाने का कहते हैं तो हम कितने लेवल्स पेशेंट को एडवाइस करने हैं और कौन कौन से हमने एडवाइस करने हैं? यार वैसे वेरी फ्रैंकली जब आप मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि मरीज ऑब्वियसली उसके शुगर लेवल्स ठीक हो गए, एक्सेप्ट कि वो इस तरह का पढ़ा लिखा पेशेंट है जो फोन पे आपके साथ कॉन्टेक्ट है। फाइंडिंग आउट 6 लेवल्स एट होम इज रियली डिफिकल्ट फॉर अ पेशेंट। आप उसको 3 लेवल्स का कहते हो, अगर तो वेल कंट्रोल्ड शुगर लेवल पे उसे डिस्चार्ज कर रहे हो और एग्जामिनर आपसे कहता है कि नाउ हाउ आर यू एक्चुअली सेंडिंग हर, या आप उसे क्या एडवाइस देके घर भेज रहे हो, तो उसके अंदर आपने पेपर पेन उठाना है और वहीं पे आपने वो चार्ट बनाना है शुगर मॉनिटरिंग का, 1 सेकंड के अंदर वो बना लेना है। आपने डालनी है डेट और उसके आगे 3 कॉलम्स बनाने हैं। 3 कॉलम्स में आपने ऊपर एक लिखना है 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, सेकंड कॉलम में लिखना है 1 आवर आफ्टर लंच, थर्ड कॉलम में ये वो चार्ट बना के दे रहे हो जो आप पेशेंट को घर साथ दोगे, और तीसरे कॉलम में लिखना है 1 आवर आफ्टर डिनर। ठीक है, फिर आपने कहना है कि एक दिन, फॉर एग्जाम्पल आज डेट हो गई 6 तारीख, 6 तारीख को उसने पहले दिन 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट करना है, 7th को उसने 1 आवर आफ्टर लंच सिर्फ करना है, 8 तारीख को उसने 1 आवर आफ्टर डिनर सिर्फ करना है। दिन का एक लेवल लेकिन डिफरेंट टाइम। ठीक है ना? यानी कि यानी कि जब एंड पे चार्ट आप देखोगे तो आपको पूरे हफ्ते में हर टाइम का लेवल आपके सामने पड़ा हो। मतलब पहले दिन ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, अगले दिन डिनर लंच के। हाँ, एक्सेप्ट कि आप उसकी कोई इंसुलिन बढ़ा रहे हो या आपने उसको कई कई पेशेंट्स जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस में व्हाट वी डू इज दैट हम घर से मॉनिटर विद डेक्सा कवर भी कर लेते हैं पेशेंट को। तो उसके अंदर यस उसके अंदर आप तीनों लेवल्स पर कह देते हो पेशेंट को, या उसकी डी रेंज आ रही है और आपने इंसुलिन एडजस्ट कर रहे हो तो आप उसे 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों लेवल्स में आप उसे कहते हो करो। बट अगर वो एग्जाम में भी इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मरीज के साथ सेफ ज्यादा हो और आप ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल रख के उसे कंट्रोल करके एक दफा ठीक करके जब आपने उसे घर भेजा है, घर में जाके वो दिन में एक लेवल करेगी लेकिन डिफरेंट टाइम, एक दिन ब्रेकफास्ट का, एक दिन लंच के बाद, एक दिन डिनर के बाद, फिर अगले दिन से फिर एक दिन ब्रेकफास्ट, एक दिन लंच, एक दिन डिनर, हर टाइम का आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल्ड विद शुगर इतने सारे दिन के लेवल्स करना बिल्कुल अनबिलीवेबल किस्म की बात है कि एक बंदा प्रिक पे प्रिक किए जा रहा है और लेवल सारे ठीक आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप डाइट चार्ट बना के देते हैं मैम वीक में मतलब हम उसके 3 लेवल्स इनफ, मोर देन इनफ है एक वीक के, मतलब 3 लेवल्स वो हमारे पास ले आए एक वीक में ना? एक वीक के 3 लेवल्स नहीं, इफ शी इज ऑन इंसुलिन देन डेली का एक लेवल बट डिफरेंट टाइम का। मैडम एक बात मुझे पूछनी है। जी मैम जो पेशेंट पोस्टमार्टम में फर्ज करें जीडीएम के पेशेंट है, वो ग्लूकोफेज पे थी, पोस्टमार्टम में हम कहते हैं कि हम वो कर देते हैं, बंद कर देते हैं उसके ग्लूकोफेज और उसके बाद मॉनिटर करते हैं फॉर 24 to 48 आवर्स। उसमें डी रेंज लेवल अगर आता है तो हम दोबारा ग्लूकोफेज स्टार्ट कर देते हैं, राइट मैम? ठीक है। अच्छा मैम, जब हम इसका जो है हीमोग्लोबिन A1C कराते हैं, वो हम लोग इसका जो है FBS कराएंगे 6 वीक्स पर, तो मैम उसका लेवल तो नॉर्मल आएगा क्योंकि वो ग्लूकोफेज ले रही है फर्ज करें, तो उन पेशेंट को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे उसका रिजल्ट के, मतलब ये टाइप 2 डायबिटिक है? नहीं देखो उसके अंदर तो इफ पेशेंट इज ऑन इंसुलिन सॉरी इज ऑन ग्लूकोफेज, पेशेंट इज ऑन ग्लूकोफेज
और उसके ऊपर वो चल चल के 6 वीक्स तक आ गई है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर तो आपको HbA1c या फास्टिंग लेवल कराने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज शी इज ऑन इंसुलिन, शी इज ऑन ग्लूकोफेज। एक पेशेंट जो ग्लूकोफेज के ऊपर चल रही है, इसका मतलब है कि वो या तो डिरेंज ब्लड शुगर, या तो वो डायबिटिक है, या फिर वो इम्पेयर्ड ब्लड शुगर के साथ है, राइट। इफ शी इज ऑन ग्लूकोफेज इट मीन्स के वो तो पहले डायबिटिक है ना। नॉन डायबिटिक को या जिसकी शुगर लेवल्स ठीक आ रहे हैं उसको तो ग्लूकोफेज नहीं दे रहे ना, तो ग्लूकोफेज उसको दे रहे हैं जिसको जरूरत थी उसके अंदर तो अभी 6 वीक्स या 13 वीक्स पे जाके अगर वो अभी तक ग्लूकोफेज के ऊपर ही है, तो HbA1c या FBS टू फाइंड आउट डायबिटिक है या नहीं कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट हर ब्लड शुगर लेवल्स आर कंट्रोल्ड ऑन ग्लूकोफेज। ठीक है ना, आई होप समझ आ गई। जी मैम। पेशेंट ऑन ग्लूकोफेज डजंट नीड टू बी रूल्ड आउट कि वो डायबिटिक है नहीं, बिकॉज शी इज ऑलरेडी ऑन ग्लूकोफेज, इट मींस शी इज आइदर डायबिटिक और शी इज हैविंग impaired glucose levels, that's why she is on Ma'am, to glucophage. then we can stop the glucophage for if the her levels come in Yes, 2 to 3 days. obviously फिर तो Her आपका levels are दिन normal. Then we can stop and again जाहिर see है। that response. यस बिल्कुल, जब नॉर्मल आना शुरू हो गए तो फिर ये जाहिर है होता यही है ना कि पेशेंट उल्टा हाइपोग्लाइसीमिक होना, 70s में 60s में 70s में बार बार शुगर आ रही है, तो आप कहते हो अच्छा 500 BD जो ले रही थी वो ना लो, फिर अब देख लेते हैं, उससे आप देखते हो तो ठीक आ जाते हैं लेवल, तो बस ठीक है, फिर लेट हर गो दैट वे एंड देन आफ्टर 6 वीक्स 6 to 13 वीक्स पे जाके HbA1c करा लो। मैडम अगर पेशेंट ग्लूकोफेज के साथ है तो उसको कितने लेवल्स घर के रिकॉर्ड के लिए कहना है? इस बात पे सेमिनार्स ना बहुत तंग करते हैं, उसके कितने लेवल्स कराओगे, उसके अगेन कितने कराओगे? देखो ग्लूकोफेज के साथ है तो आप इनिशियली इफ यू आर सेंडिंग हर होम देन अगेन 1 level per day, 1 hour after breakfast, then 1 hour after lunch, then 1 hour after dinner, इस तरह का करके वो एक हफ्ते का करके लिया है। अगर सब लेवल्स ठीक आ रहे हैं तो हफ्ते में 2 लेवल्स भी काफी हैं, बिकॉज इफ पेशेंट इज जस्ट ऑन ग्लूकोफेज इट मींस कि काम बहुत ज्यादा खराब नहीं है उसके शुगर लेवल्स का। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला है कि अगर अर्ली 12 वीक्स पे, जैसे डॉक्टर का क्वेश्चन था, पेशेंट की RBS रेस थी, आपने बोला हेमोग्लोबिन A1C हम कराएंगे तो काउंसलिंग के लिए, कि अगर उसके लिए काउंसिल करें यस कि बेबी में कुछ यस है, तो मैम इसमें अगर 12 वीक्स पे तो 3 मंथ का वो रिकॉर्ड दे रही है, तो डिफरेंशिएट भी तो कर रही है ना, अगर काउंसलिंग भी हो रही है तो अर्ली जो प्री यस एग्जिस्टिंग होती है उसको भी तो उसमें ही एबनॉर्मलिटी अर्ली आती है, GDM में तो नहीं आती है, GDM में तो माइक्रोसोमिया एग्जैक्टली, होता है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंशिएट तो कर रही है ना। डिफ्रेंशिएट बिल्कुल ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो करिए, बट मैं यही बताना चाह रही थी कि आपने ये अर्ली ट्राइमेस्टर में हर मरीज में HbA1c इसलिए नहीं कराना कि आप डिफ्रेंशिएट करो, कि मतलब एक इन्वेस्टिगेशन कराने का मकसद होता है ना कि अगर एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि पेशेंट 12 वीक्स पे आई है, तो इज देयर एनी इन्वेस्टिगेशन दैट कैन डिफरेंशिएट एग्जैक्टली कि वो क्या वो प्री डायबिटिक थी या नहीं थी। अगर ये पेशेंट तो 200 ब्लड शुगर के साथ आ गई 12 वीक्स पे, अगर एक मरीज नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल या फिर बिल्कुल इम्पेयर्ड आए, नॉट 200 मे बी 147 है उसका एक BSR, राइट, वो आपके पास रिपोर्ट 147 लेके आई है, आपने HbA1c कराया उसका 6.3 आया, can you declare exactly that she is chronic diabetic or she is GDM? No. Not really, na? So that's what I mean to say कि HbA1c is done to find out, yes, 6.3 means impaired blood glucose level, right? Again, 147 is also borderline sort of for us. But we cannot just say she's chronic because she is 6.3 HbA1c. तो HbA1c आपको पता होना चाहिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या है। HbA1c is done to know exactly कि हम किस लेवल पे खड़े हैं इन अर्ली ट्राइमेस्टर स्पेसिफिकली, कि अब आगे जाके क्या होने वाला है विद द बेबी, या फिर अभी से हम इसको कंट्रोल कर ले तो क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ HbA1c लेस देन 5.5 या दैट वुड मीन दैट वो ठीक है और वो और बात है, लेकिन एक एक पर्टिकुलर लेवल इज नॉट डन to find out that she is chronic diabetic or she is GDM. It does give an indication, however, कि वो क्या है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हम कर सकते। एक इन्वेस्टिगेशन कराने का आपको मकसद भी बताना चाहिए। So HbA1c in early trimester is basically done to find out the possible complication that can happen to the baby, diabetic mother में। However, बहुत ज्यादा deranged value, yes, it does show us that she is chronic diabetic, and we'll take her as chronic diabetic patient. But मैडम हाँ जी मैडम
एक पेशेंट थी आज है ना, वो थी बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के साथ है, उसके एक IUD था 7 मंथ का, और एक और भी उसका प्रीटर्म FS NND था। मैम वो पेशेंट अभी आई है 32+6 वीक्स के साथ है, और पॉलीहाइड्रोमनियोस के साथ है। अब मैम मुझे ये पूछना था कि हम 32 वीक्स पे उसका OGTT कराएं, या हम उसका जो है पहले शुगर प्रोफाइल कराएं, और फिर उसमें देखिए कि कोई डी रेंज लेवल आता है तो फिर हम उसका FBS कराएं, क्या करना चाहिए? क्योंकि मैम देखो 32 32+6 वीक्स पे polyhydramnios with previous bad obstetrical history including IUD and neonatal death, दो बातें, दो DD मेन आ रही है। एक तो नो डाउट डायबिटीज, दूसरी आ रही है नॉर्मलस, राइट? ये दो चीजें ही आ रही हैं। स्कैन आपने तो करा लिया, उसमें मैडम दिखा दिया एनॉमली में कोई स्कैन में कोई नहीं एनॉमली नहीं है मैम। और पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर ऊपर CT कराना बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप एक मरीज जो पहली पॉली के साथ में बैठे है, उसके ऊपर से आप उसको वो 75 ग्राम ग्लूकोज भी पिला दो, तो वो कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। तो कंसिडरिंग हर हिस्ट्री, शी सीम्स टू बी डायबिटिक, so it's better to get her 6 levels done and then decide. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. मैडम मैं ये 12 वीक वाले सिनेरियो पे ही पूछ रही थी, जो 206 लेवल के साथ ही। तो मैम एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आप बिल्कुल हर डायबिटिक को वो 12 वीक्स पे लेके जाते हैं, एक अनीमिक को, एक डायबिटिक को। मैडम तो वो अक्सर पूछती हैं आपको क्या लगता है कि ये क्या है, नॉन केस है या डायबिटिक है? तो मैम मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैम फ्रॉम हिस्ट्री तो ये नॉन केस लग रही है। yes. आई विल रूल आउट आफ्टर द 6 वीक पोस्टपार्टम एंड it और will मैडम be confirmed or diagnosed. हाँ, However, from history and from the investigation that she's having 200 blood sugar level this much high B1C, there is very high probability that she is chronic diabetic. However, I will be able to prove more after इतने weeks of pregnancy. मैडम अगर अर्ली 8 वीक्स पे ये हीमोग्लोबिन A1C अगर रेज 8 आता, वीक्स पे तो जाहिर बात है क्रोनिक डायबिटिक तो ही है ना। डेफिनेटली हाँ मैम, हाँ, अगर रेस रहेगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये डेफिनेटली ये नोन केस हो सकती है। लेकिन 12 वीक्स पे तो आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारी प्रेगनेंसी के अंदर आ गया वो 12 वीक। बिल्कुल। मैम तो GDM की डेफिनेशन भी ये है ना कि रेज ब्लड शुगर लेवल एट एनी टाइम इन द तो मैं फर्स्ट डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी मैडम। फर्स्ट डायग्नोज का मतलब ये है कि आपके हाथ में कोई रिपोर्ट हो जो प्रेगनेंसी से पहले की है। इफ यू डोंट हैव दिस रिपोर्ट, इट्स बेटर टू टेक हर एज क्रोनिक डायबिटिक, ठीक है ना? जी। फर्स्ट डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास एक प्रिंटेड प्रॉपर रिपोर्ट हो उसके शुगर लेवल। मैडम डायबिटिक में रीसेंट एडवांसेस कुछ हैं? रिसेंट एडवांसेस डायबिटिक्स के अंदर हमारे गायनी से रिलेटेड तो पता नहीं, लेकिन अदरवाइज मेडिकली तो बहुत कुछ है। स्टेम सेल्स, पेनक्रियाज, इंसुलिन रिसेप्टर्स एंड देन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, बहुत कुछ है। अब तो मेटफॉर्मिन के अलावा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स भी प्रमोट हो रहे हैं फॉर प्रेगनेंसी, विच इज नॉट एक्चुअली अभी प्रैक्टिस नहीं आए थे, लेकिन वो देख सकते हो आप अगर आप कोई बात करना चाहो उससे रिलेटेड बारे में। मैम मैंने क्वेश्चन करना था। मैम एक पेशेंट के अगर पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स एक अगर जो है पोस्ट लंच 200 आ रहा है और पोस्ट डिनर जो है वो 240 आ रहा है फॉर एग्जांपल, एंड ऑलरेडी वो 6 यूनिट्स रेगुलर के ले रही है और 10 NPH के भी ले रही है। मैम हम अगर उसको कैलकुलेट करेंगे वो 10 मिलीग्राम को न्यूट्रलाइज करती है 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन अकॉर्डिंग टू हमने स्टडीज वगैरह देखी हैं। तो मैम ये 200 पे बनेंगे 6 यूनिट्स और 240 पे बनेंगे 10 यूनिट्स, तो ये बनेंगे 16 यूनिट्स। तो मैम हम 16 वो ऑलरेडी 6 यूनिट्स TDS में ले रही है, मतलब वो 6 एंड 12 एंड 18 यूनिट्स ले रही है। तो मैम अब ये 16 और 18 मैंने उसकी डाइट देख ली, डाइट कंट्रोल कर ली, डाइट उसकी ठीक है, मैंने उसको एक्सरसाइज के लिए भी ऑफर कर दिया, वो भी उसका ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगी? अब मैं किस तरह से बात सुनो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस की बात कर रहे हो, लेकिन जब एक पेशेंट का आपके सामने शुगर लेवल मॉनिटरिंग चार्ट पड़ा है जिसमें लंच के बाद वाली 200 है और डिनर के बाद वाली 240 एंड शी इज टेकिंग 2 यूनिट्स रेगुलर, 6 यूनिट्स रेगुलर TDS एंड NPH 10 यूनिट्स, राइट?
तो देखो, जब हमने जो आप लोग करते भी हो अपने डिपार्टमेंट में, जब जब वार्ड के अंदर और आप एक राउंड करने गए हो और सुबह के टाइम आपके सामने ये चार्ट रखा गया और आप कहते हैं कि काउंसलिंग बढ़ाओगे, यस आपकी कैलकुलेशन वाइज इट्स गोइंग वेरी गुड, बट व्हाट वी डू नॉर्मली एंड वी डू वेरी राइट, कि करना हमने क्या होता है कि हम जब देखते हैं यार 200 इज हाई, 200 मीन्स कि अब आप उसके एक सब्जेक्टिव, दिस इज अलाउड एक्चुअली कि आप एक एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ यूनिट्स ऑफ इंसुलिन बढ़ा दो, नॉट ओनली विद द कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन की बात बिल्कुल ठीक करें कि वो तो ऑलरेडी ले रही है उतनी जितनी उसके यूनिट्स बढ़े, जितनी शुगर आ रही है उस हिसाब से। तो लेकिन आप जो जहां पर वो 200 ले रही है, आप 6 यूनिट्स की जगह आप उसको इनिशियली अगर एकदम से भी नहीं बढ़ाना चाह रहे, आप उसको 8 यूनिट्स कर दोगे, और जहां वो एनपीएच 10 यूनिट्स ले रही है उसको आप पूरे दिन के कवर के लिए 14 यूनिट्स कर दोगे। एंड देन यू विल मॉनिटर, जैसे कि डाइट एक्सरसाइज को तो आपने देख ही लिया, और फिर आप उसको मजीद मॉनिटर करोगे। अगर अभी भी नहीं ठीक हो रही तो फिर आप उसके कुछ यूनिट्स और भी बढ़ा दोगे। तो इट्स नॉट जस्ट द यूनिट्स, इट्स अगेन इट्स हर वेट एज वेल, हर बीएमआई, हर हर डाइट, ये सारी चीजें इंसुलिन डिसाइड इंडिविजुअल इसकी इंडिविजुअलाइज होती है, ये सारा देखना पड़ता है। और मैम एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन भी था, वो ये कि मैम क्या था मेरा क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन भूल गया। आप सोचते हैं, हम तब तक कोई और बात कर लेते हैं। मैडम मुझे एक बात पूछनी है कि मैम अगर जीडीएम की पेशेंट आती है तो हम ईसीजी और वो तो करवाते हैं आरएफटीज, राइट मैम? हम पूछेंगे भी कि आपको जो है कभी चेस्ट जीडीएम में पेन तो नहीं? जीडीएम की बात कर रही हूँ मैम। नहीं, जीडीएम में नहीं हम कराएंगे ईसीजी आरएफटी, हम कराएंगे क्रॉनिक डायबिटिक में। अगर वो हमारे पास कंफर्म जीडीएम है, एक मरीज है अगर उसने आपको बता दिया है कि मेरा शुगर से पहले ये हुआ था, ये प्रेगनेंसी से पहले ये हुआ था, आप बैठे हो एग्जामिनर के सामने इन्वेस्टिगेशन मांगने आफ्टर हिस्ट्री, पेशेंट ने आपको बताया हुआ है कि आप उसकी प्रेगनेंसी पहले शुगर चेक हुई थी, जो फॉर एग्जांपल फास्टिंग आई थी 90, एंड यू नो दैट शी इज नॉट डायबिटिक, बट यू हैव नॉट सीन द रिपोर्ट, आप उनके सामने बैठोगे, आप उनसे कहोगे कि मुझे प्री प्रेगनेंसी इसकी शुगर लेवल बता दो, एग्जामिनर कहेगा इट्स नॉट अवेलेबल, इफ एग्जामिनर available, then yes, you can ask for ECG and RFT because we are not taking her as chronic diabetic, except कि हमने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी। लेकिन अगर, क्योंकि आपको नहीं पता पता कौन सी रिपोर्ट हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या, लेकिन अगर 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 आपको पता लग गई है उसकी रिपोर्ट, क्या कोई डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन है अर्ली ट्राइमेस्टर की, उसके अंदर उसकी एक शुगर लेवल कहीं लिखी नजर आ गई है, ब्लड शुगर रैंडम 92, या कहीं चेक हुई थी विच प्रूव्स कि वो डायबिटिक नहीं थी उस टाइम पे, तो फिर आप उसको वो कर लोगे, फिर वो जीडीएम है। अब अगर वो जीडीएम है तो जीडीएम के अंदर देर इज नो पॉइंट इन आस्किंग और इवन चेकिंग के वो उससे कार्डियक मसला तो नहीं, विद जीडीएम को क्यों कार्डियक मसला होना या उसको क्यों आरएफटीज का मसला होना, या उसको क्यों आइस का फंडोस्कोपी का मसला होना। ये तो क्रॉनिक डायबिटिक में होता है, तकरीबन 10 साल की डायबिटीज हो या कोई उसको पुरानी डायबिटीज चल रही हो, इफ नॉट 10 ईयर्स, चलो 4-5 साल की, एटलीस्ट 5 ईयर्स की डायबिटीज है या क्रॉनिक डायबिटिक हो, तो ही उसकी फंडोस्कोपी या हार्ट का मसला या उसके आरएफटीज का मसला बन सकता है ना। माइक्रोवास्कुलर जो चेंजेस हैं तभी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जब वो क्रॉनिक डायबिटिक हो। तो जीडीएम के अंदर आपने ईसीजी आरएफटीज की मांगनी है। डॉक्टर रुमा कहते हैं कि मैम कुछ एग्जामिनर्स कहते हैं कि वो जीडीएम जो है वो आपको क्या पता है कि वो कितने अरसे से थी, ये और तो मैं आपने बता रही हूँ, जीडीएम तो हमें पता है कितने अरसे से, जीडीएम तो प्रेगनेंसी के बाद से, क्रॉनिक डायबिटीज हमें क्या पता कितने अरसे से, उसके अंदर आपने फंडोस्कोपी, ईसीजी और आरएफटीज मांगने। मैडम क्रोनिक में तो नो डाउट उसमें तो जरूर कराना है, लेकिन मैम जो जीडीएम है अगर वो आपके पास 7-8 मंथ पे आई और डी रेंज लेवल के साथ आई मंथ्स में है नहीं फर्क पड़ता, मंथ्स में इफ वी नो दैट शी वाज डायग्नोज्ड फर्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली, उससे पहले उसकी शुगर लेवल्स ठीक थे, यानी कि इस वक्त वो 32 वीक्स पे है, और हमें पता है कि आज से कोई 8 महीने पहले की जो शुगर लेवल थी वो बिल्कुल ठीक थी, तो इतने, और अब 32 वीक्स पे आके उसकी 180 या 200 तक भी, तो देयर इज नो पॉइंट इन आसे उसका क्या हार्ट अफेक्ट हो जाएगा इतने से अरसे में, नॉट एट ऑल। उसकी क्या किडनीज की माइक्रोवास्कुलर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, नॉट एट ऑल। उसकी क्या फंडोस्कोपी आईज में, जीडीएम को नहीं फर्क, जीडीएम की आंखों पे फर्क नहीं आएगा शुगर से। डॉक्टर रूपा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम ये जो डायग्नोज करते हैं नॉन डायबिटिक है या जीडीएम है, तो आफ्टर ये हम 16 वीक्स नहीं है कि होमल नहीं, सेंटर लैक्टोजेन और अब ग्रोथ नहीं है, फैक्टर सब कुछ अब रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो रेजिस्टेंस नहीं, आती अब है तो हम ड्यूरिंग उसको कहते हैं? प्रेगनेंसी है, नहीं, अब ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है मैम, चाहे वो फर्स्ट 8 वीक्स पे आ गई है हमारे पास। देखो 8 वीक्स पे जो आई है ना,
वो तो जाहिर सी बात है, जो 8 वीक्स पे आई है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट अभी पॉजिटिव हुआ एंड शी इज हियर विद 200 ब्लड शुगर लेवल्स, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस। एंड चाहे HbA1c इज ऑब्वियसली, अगर वो 2 अभी डी रेंज के साथ आई है तो HbA1c भी उसका 6 7 8 तक तो होगा, तो डेफिनेटली शी इज chronic diabetic, जो उसका ये सिचुएशन बनी हुई है। 8 वीक्स इज अ बिट टू अर्ली टू टॉक अबाउट ऑल दिस, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से जो पेशेंट एनी टाइम में भी 14 वीक्स में भी 12 वीक्स में भी 16 वीक्स, इवन देर इज नो पर्टिकुलर जेस्टेशनल एज जिसके ऊपर हम डिक्लेयर अप करते हैं डायबिटीज, any delayed blood sugar levels which are picked up first time during pregnancy at any stage of pregnancy is actually GDM. डॉक्टर रूबा, एक पेशेंट है 20 वीक्स एंड बियॉन्ड आती है मेरे पास, लेट बुकर है और कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है या ना करंट प्रेगनेंसी का ना प्रीवियस उसका कोई बिफोर प्रेगनेंसी। सॉरी पता नहीं कौन सा बटन दब गया गलती से। अच्छा सॉरी, हाँ बताएं, सॉरी क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। वो मेरे से आई थिंक कोई गलती से रिमूव हो गया कोई कैंडिडेट। अच्छा, मुझे ये बात क्लियर करनी थी कि मेरे पास पेशेंट आती है, लेट बुकर है, 20 वीक्स पे आती है, अब उसकी ब्लड शुगर रेज है और कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है ब्लड शुगर, कोई उसका ब्लड टेस्ट हुआ ही नहीं है। फर्स्ट बुकिंग आई है 20 वीक्स के बाद आई है मेरे पास, रेज ब्लड शुगर है, तो अब मैं उसकी फंडोस्कोपी मांगूंगी, मैं उसकी RFTs करवाऊंगी। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। ये बड़ा अच्छे सवाल के जरिए मेरी बात पहुंच गई। फॉर एग्जांपल उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी लास्ट 5 इयर्स बैक है, उसके बाद उसने कभी कराया नहीं, जो कि उम्मूमन होता है। Yes, you will ask for ECG, you will ask for RFTs and you will ask for fundoscopy investigation. अगर इनिशियल हमारे पास नॉर्मल आ जाती हैं ये सारी इन्वेस्टिगेशंस, तो मैं रिपीट तो नहीं कराऊं फिर 28 वीक्स पे दोबारा फंडोस्कोपी रिपीट करवाऊंगी? नहीं, वो तो उसमें कराते हैं ना जिसमें ना आई हो नॉर्मल। नॉन उसमें डायबिटीज में। थैंक यू मैम। वेलकम। डॉक्टर रूबा, क्या HbA1c लेवल हम GDM में मांगेंगे एग्जामिनर से, बिकॉज इट एंटिसिपेट द कॉम्प्लिकेशंस? हाँ मांगेंगे ना। ओके। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हम फिर 6 लेवल्स पे चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले मांगेंगे। डॉक्टर हर ट्राइमेस्टर का मांगेंगे या जो है सिर्फ एक ही रीडिंग मांगेंगे इन होल प्रेगनेंसी? देखो, अगर तो अर्ली आ गई है तो अर्ली तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके अगर आपका पास फर्स्ट टाइम ही वो थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट किया और उसके इम्पेयर्ड लेवल्स आ रहे हैं, फिर HbA1c का इतना फायदा नहीं है। फिर आप 6 लेवल्स लेके तो उसे मैनेज करोगे, बिकॉज अब तो जो कॉम्प्लिकेशन होनी थी वो अब तक हो गई है ना। अब क्या HbA1c से आपको हासिल होगा? सेकेंडली वो उसकी वैल्यू की, उसकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। बट अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या फिर उसके अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर है तो उसके अंदर HbA1c की बड़ी वैल्यू है। ठीक है, आज तो मुझे लगता है हमने डायबिटीज ही सारा डिस्कस कर लिया। डॉक्टर सायरा का केस अगली दफा करेंगे पक्का। डॉक्टर सायरा सही कह रही होंगी हम। जी मैम। मैम मुझे कि हम पोस्ट पेरेंटल तो करते हैं लेवल चेक कि हमें कंट्रोल रखना होता है लेस देन, तो मैम हम जो बिफोर इंसुलिन जो हम प्री लेवल चेक करते हैं वो क्या करते हैं? प्री लेवल बेसिकली यही, जैसे मैंने पहले आपसे कहा है कि एक 6 लेवल्स के पूरा रिजीम किया जाता है टू नो द पैटर्न एग्जैक्टली कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में भी ना चला जाए। तो वो आप एक पूरा एक पैटर्न करके, हालांकि अगर आप प्री प्रेंडियल ना भी करो, अगर आप 6 या 7 लेवल्स की प्रिक्स नहीं करना चाह रहे हो पेशेंट का और लिमिटेड लेवल करने हैं, तो 1 आवर आफ्टर एवरी मील एंड मे बी द जो रात वाला लेवल है वो वाला कर लो, जो अब 7th लेवल कहते हैं, मे बी 12 एट मिडनाइट या बिफोर स्लीप। तो ये 4 लेवल कर लो, ये बेहतर है प्री प्रेंडियल से। बट एक पूरे दिन का पैटर्न करने के लिए आप 6 लेवल या आप 7 लेवल किए जाते हैं। मैम क्रॉनिक एक्टोपिक क्या होता है ये बता दें प्लीज। क्रॉनिक एक्टोपिक क्या होता है? देखो, जो क्रॉनिक एक्टोपिक होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो, पेशेंट फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेजेंट किया है इनिशियली विद एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड यू हैव ट्रीटेड हर विद methotrexate, राइट? उसका बीटा HCG लेवल तो डाउन आना शुरू हो गया है, but there is a hematoma which is formed around the particular sac which is present in the tube. उसके तिकट वो hematoma या blood collection बन गई जिसकी वजह से वो mass है, but beta HCG is coming down. If beta HCG is coming down, you will definitely not operate on the patient, right? Because beta HCG जो कम आ रहा है, आपने for example second मीथो की भी आपको लगा जरूरत थी या नहीं थी,
लेकिन उसका वो मास रह गया अंदर, and now it's been like 2 weeks that the mass is still there. Beta HCG somehow is coming down, but the mass is there, yeah, maybe it's increasing. So that's chronic ectopic. Then there is also a case of chronic ectopic जिसके अंदर बीटा एचसीजी कम आ जाता है, but there is a mass which is left in the tube, और वो 2 months तक चल रहा होता है, but there is a mass there, और बीटा एचसीजी में भी नॉन प्रेग्नेंट नहीं हुआ, बट एक mass, और वो एक बुरी चीज होती है एक्चुअली, बिकॉज जो वो इन्फेक्ट हो जाती है लेटर ऑन, और जब आप उसकी सर्जरी करते हो तो उसके अंदर कुछ डिजीज भी होती हैं, गट बहुत फ्रेजाइल होती है, आपको उसकी सर्जरी बहुत एहतियात से करनी होती है, बिकॉज ऑफ द ये जो सारा फ्रेजाइल टिश्यू हुआ होता है उसमें आप फिस्टुला या गट इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एडहेरेंस बहुत हुई होती है गट, और बिकॉज वो पसी सा बन जाता है ना, इन्फेक्टेड सा मैस बन जाता है, तो दैट्स एक्चुअली क्रॉनिक एक्टोपिक, और फिर आपको अल्टीमेटली क्रॉनिक एक्टोपिक ऑपरेट करना पड़ता है। मैम तो मैडम फिर हम उस पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे उसे बिल्कुल उसके बाद, बिकॉज देयर इज अ मास, वी नेवर गेट टू नो दैट इट्स इन्फेक्शन, वो हमें इंट्राऑपरेटिवली मिलती है। जो हेमाटोमा की एक्सप्लेनेशन होती है ना अल्ट्रासाउंड पे, वो इन्फेक्शन की भी वही एक्सप्लेनेशन होती है, वो तो जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि दैट हेमाटोमा इज नाउ गेटिंग इन्फेक्टेड, so there is no need to wait for the treatment of any sort of infection। हो सकता है तो लेकिन ये कि चांसेस हाई होते हैं, लेकिन उसका पता लग जाना कि वो इन्फेक्ट हुआ है या नहीं वो मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रासाउंड पे वही कॉम्प्लेक्स मैस या उसी तरह ही दिया होता है। मैम एक कंफ्यूजन तो क्लियर कर दे मैम, प्लेसेंटा प्रीविया में अगर प्लेसेंटा की इंसाइटू रखी जाती है, अगर हम लोगों ने अपने उसमें नहीं देखा प्रैक्टिस में, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने कभी से पूछे, क्या पूछ रहे हैं मैम? प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें हम देखते हैं एक्रेटा या इनक्रेटा होता है, तो हिस्टेक्टोमी नहीं कहते हैं, प्लेसेंटा की इंसाइटू रख रहे हैं। हाँ, तो मैम हमने अपने उसमें नहीं देखा, गाइडलाइन में एक चीज है, देखो ये दिस नॉट अ वेरी गुड मैनेजमेंट ऑफ एक्रीटा। आई थिंक लास्ट टाइम आप लोगों का केस डॉक्टर राशिद के साथ भी डिस्कस हुआ। हाँ, तो मैम उसको कैसे करते हैं फॉलो, क्या करते हैं? हमने कभी देखा नहीं, ना कहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो जो नॉर्मली इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कीप द प्लेसेंटा टू लीव प्लेसेंटा इनसाइड द यूट्रस, इट्स ओनली डन इन केस जिसमें पेशेंट को बहुत बुरी तरह यूट्रस की जरूरत हो। खुदा ना खासा पहला बच्चा एनोमलस हो गया और एक्रीटा था बेबी, और ये प्लेसेंटा एक्रीटा था, और पेशेंट ने कहा कि इन एनी केस शी हैज टू कंजर्व हर यूट्रस, नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी हो जाए, अदरवाइज ऑब्वियसली हिस्टेक्टमी इज द बेस्ट चॉइस फॉर एक्रीटा इन एनी केस। इवन आप पीस मील भी नहीं निकालते हो, और जो स्टिचिंग ऑफ suturing of the placental bed एक्सेट्रा, ये एक अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, ये हमारी मजबूरी होती है अगर मरीज ने हमें मजबूर किया है तो उसकी यूट्रस बचानी है। इन केस अगर प्लेसेंटा रखना ही पड़ गया तो प्लेसेंटा के बाद जो वैसे मैनेजमेंट अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन गाइडलाइन तो अब ये कहती है कि मीथोट्रेक्सेट का भी रोल नहीं है, तो एक्सक्यूज मी, तो मीथो लेकिन अगर कभी रख के छोड़ भी दें, जो मैंने भी देखा 1-2 बार, अगर कभी तो मीथोट्रेक्सेट लगा दिया जाता है, और within a month or so majority of such secreta expel the placenta expel out कर देते हैं। However, there is a high percentage, ये गाइडलाइन में लिखी हुई है, I think 20% or something, जो के इन्फेक्ट हो जाते हैं, और there is a high percent, not very high percentage, 8 to 10% I think, which end up in hysterectomy। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल होते हैं, जिसमें हेमरेज है, हिस्टेक्टमी है, इन्फेक्शन है, लेकिन इसके अंदर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा भी है। ठीक है डॉक्टर अरूबा, मुझे थोड़ा सा एप्ला के बारे में, मैम इसको बीटा एचसीजी मॉनिटर करते हैं? नहीं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड एंड क्लिनिकल पिक्चर ऑफ कोर्स। डॉक्टर अरूबा, मुझे जरा एक क्वेश्चन पूछना था, लेकिन एप्ला के साथ के टॉपिक से रिलेटेड था कि हम जो एंटी कार्डियोलिपिन करा रहे होते हैं तो उसमें हमारी वैल्यू क्या होना चाहिए? इट्स 40। ये एपीएलएस हम आराम से अगली दफा करेंगे पूरा। ओके डॉक्टर फिर ऐड कर लिए मुझे, मैं इस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। हमारे एफसीपीएस वाले में? जी डॉक्टर। ओहो, अब मुझे आपका नंबर कैसे पता चलेगा? मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दिया जी, अपने नाम से अफजान लिख के ना मैसेज कर दो। मैंने मैसेज कर दिया डॉक्टर जी, थैंक यू। चलो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।